इस वक्त पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शाम करीब 7:30 बजे भारत पहुंचे और वहां से वो सीधे प्रधानमंत्री के आवास गए, जहां पीएम मोदी और जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की। ये बैठक प्रधानमंत्री के घर पर हुई। मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं उसमें दोनों नेताओं की गर्मजोशी साफ दिख रही है। पीएम मोदी जो बाइडेन को रिसीव करने पहुंचे और दोनों ने हाथ मिलाया, कुछ देर बातचीत की और फिर अंदर गए। मैं तो अमेरिका गया था प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने के लिए और मैंने देखा था कि जिस गर्मजोशी से वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत हुआ था, पीएम मोदी ने भी वही गर्मजोशी दिखाने का प्रयास किया है कि इंडिया में अमेरिका के राष्ट्रपति को भी वैसा ही खास महसूस हो। पीएम हाउस में कॉरिडोर में जो बाइडेन पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आए। दोनों नेता रुककर बातचीत करते दिखे। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेता उन फैसलों के प्रोग्रेस पर चर्चा करेंगे जो पीएम मोदी के जून में हुए अमेरिकी दौरे पर लिए गए थे। दोनों नेताओं के बीच पीएम आवास के अंदर कैसी केमिस्ट्री दिखी, वो भी आपको दिखाता हूं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों नेताओं की खास मुलाकात हुई है। पीएम मोदी और जो बाइडेन की यह मुलाकात बहुत खास है क्योंकि इससे पहले क्वाड की मीटिंग, फिर प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में बाइडेन से मिलना भारत और अमेरिका के संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। आज की मुलाकात में सबसे अहम मुद्दे क्या रहे वो भी जान लीजिए। एक तो मुद्दा यह रहा काउंटर चीन, यानी वैश्विक मंच पर चीन की घेराबंदी करना, वर्ल्ड ट्रेड में चीन पर निर्भरता कम करना। दूसरा डिफेंस में मजबूती, 31 हंटर किलर ड्रोन पर बातचीत और दूसरे हथियारों पर भी बातचीत की चर्चा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी पर बातचीत की चर्चा है। इसके अलावा अमेरिका में भारतीयों को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा वीजा देने पर भी बातचीत हुई है। एयरक्राफ्ट के मजबूत इंजन बनाने को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच हुई डील को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी और बाइडेन की मीटिंग के बीच दुनिया G20 के शानदार इवेंट को देखने वाली है और अगले 2 दिन तक पूरी दुनिया की नजर भारत पर रहेगी। अगले 2 दिन तक भारत में जो भी होगा वो दुनिया का भविष्य भी तय करेगा, क्योंकि भारत अगले 2 दिन उस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल देशों का समूह। और इस ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि G20 का मतलब क्या होता है, आपको पता है? G20 मतलब वो देश जो दुनिया की जो GDP है, दुनिया की GDP का 85% ये कहां है? G20 में। 85% दुनिया की GDP का कंट्रोल जो है वो इन 20 देशों के पास है। इतनी इनकी GDP है। ग्लोबल ट्रेड, दुनिया का ग्लोबल ट्रेड जो है उसका 75% वो कौन से देश करते हैं? वो यही G20 देश करते हैं। और 2/3 आबादी कहां है? वो है इसी G20 के अंदर। मतलब सबसे ज्यादा पैसे वाले देश और दुनिया का पैसा इधर से उधर किन की वजह से होता है? वो इन G20 देशों की वजह से होता है। और इन ताकतवर देशों को चलाने वाले बड़े बड़े नेताओं का विमान इस वक्त भारत में लैंड कर चुका है। G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता भारत आ चुके हैं। G20 सम्मेलन का माहौल सेट हो चुका है। दरअसल भारत ने G20 के थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी, यानी भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है और सबके कल्याण की बात करता है। G20 की इस थीम की चर्चा G20 के सभी देश कर रहे हैं। भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इसकी तारीफ की। एक बार ऋषि सुनक को सुनिए।
I think it's a great theme, and actually, when you say one family, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. That almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. That's why it's very special for me to be here as British Prime Minister, in the country where my family are from. G20 की मेजबानी के लिए यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम की एक तस्वीर शेयर की और कहा कि पहले से ज्यादा बिखरी हुई दुनिया में G20 का मंच वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में दिल्ली समिट बहुत अहम रहने वाला है। यूरोपियन यूनियन इसे सफल बनाने में पूरा सहयोग करेगा। दरअसल G20 की अध्यक्षता मिलने से ऐसा नहीं कि भारत ही तय करेगा कि इन 20 देशों में क्या होगा, लेकिन भारत के पास यह मौका होगा बतौर अध्यक्ष उन मुद्दों को उठाने का, उन मुद्दों पर चर्चा करने का जो दुनिया को प्रभावित कर सके। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के, वो भारत आए। इसी तरह से दूसरे नेता भी पहुंचे हुए हैं और उन सारे नेताओं के आने की तस्वीरें देखिए। जो बाइडेन अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके अलावा जापान के दूसरे नेता भी पहुंचे। अब आपको बताता हूं मोदी की उस रेल के बारे में जो चीन की सीटी बजा देगी। G20 के दौरान भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा एजेंडा एक ऐसा ट्रेड रूट बनाने का है जिससे ट्रेन के जरिए भारत और यूरोप की कनेक्टिविटी हो जाए। कहा जा रहा है कि यह रूट इंडिया से लेकर सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन से इजराइल और तुर्की तक को कनेक्ट करेगा। इंडिया से पोर्ट शिप के जरिए सऊदी अरब तक सामान जाएगा, फिर सऊदी अरब से यूएई और जॉर्डन तक स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकता है, जिससे जो ट्रेन जॉर्डन तक जाएगी वो आगे इजराइल को क्रॉस करते हुए जा हाइफा पोर्ट तक पहुंच सकती है। फिर पोर्ट से जहाज के जरिए तुर्की तक सामान जा सकता है, फिर वहां से यूरोप के बाजारों तक पहुंच सकता है। इस परियोजना का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। ऐसी खबर है कि अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और यूएई के इस ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील को फाइनल करने में ये लोग लगे हुए हैं और शायद G20 में इसका ऐलान भी हो जाए। अमेरिका इस प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के काउंटर के तौर पर देख रहा है, यानी चीन मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसलिए अमेरिका इस योजना को पुश दे रहा है ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। चीन के बेल्ट और रोड परियोजना का अहम हिस्सा मिडिल ईस्ट में भी है। अगर भविष्य में इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते सामान्य होंगे तो इजराइल भी इस रेल प्रोजेक्ट से जुड़ जाएगा। इसे इजराइल के पोर्ट से यूरोप तक पहुंच और आसान हो जाएगी। इसी साल मई महीने में अमेरिका, सऊदी अरब, इंडिया और यूएई के एनएसए की एक मीटिंग सऊदी अरब में हुई थी, जहां इस प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई। इस प्रोजेक्ट का आइडिया I2U2 फोरम पर आया था। इसमें फोरम में अमेरिका, इजराइल, यूएई और इंडिया शामिल हैं। इस फोरम को 2021 में बनाया गया था ताकि मिडिल ईस्ट में सामरिक महत्व के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर जोर दिया जाए। रेल कनेक्टिविटी का आइडिया इजराइल की तरफ से आया, फिर अमेरिका ने इसमें सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुल्लिवान ने कहा कि अमेरिका यह मानता है कि भारत की मिडिल ईस्ट और यूरोप तक कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सभी देशों को आर्थिक और रणनीतिक फायदे होंगे। यानी एक ऐसी ट्रेन जिसको लेकर चीन के कानों में सीटी बज रही होगी, क्योंकि यह चीन को काउंटर भी करता है और भारत को और मजबूत भी बनाता है। G20 की बैठक में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं आ रहे। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाए। इसे ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि यह सरकार की नाकामी है और जिनपिंग ने तो भारत को नीचा दिखा दिया। लेकिन इसका सच भी मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई ग्लोबल इवेंट होता है तो उसमें मेंबर देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, और अगर किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं वो इवेंट के वक्त अपने देश में क्या कर रहे हैं। यानी मोटा मोटी यह देखा जाता है कि राष्ट्राध्यक्ष ने ग्लोबल इवेंट को इग्नोर करके अपने देश में ऐसा क्या किया कि वो इग्नोर माना जाए या उनकी जरूरत माना जाए, और इसके बाद इवेंट में शामिल ना होने के मायने निकाले जाते। सबसे पहले आपको बताता हूं कि चीन में जिनपिंग कर क्या रहे हैं। यहां नहीं आए तो वहां क्या कर रहे हैं। जिनपिंग इस वक्त चीन के इलियोंगजियांग इलाके में दौरा कर रहे हैं। इस इलाके में जुलाई महीने में भयानक बाढ़ आई थी, लेकिन इस भाई को 2 महीना बीत जाने के बाद इस इलाके की याद आई। चीन मामलों के जानकार अल्फ्रेड वू के मुताबिक आपदा प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में जिनपिंग की स्पीड हमेशा ही स्लो रही है, और शी जिनपिंग के कार्यकाल में तो यह बहुत कॉमन है। अल्फ्रेड वू ने कहा कि जुलाई में बाढ़ आई थी, लेकिन जिनपिंग अगस्त में ब्रिक्स में व्यस्त थे
अब उन्हें जाकर वक्त मिला। तो ये तो क्लियर हो गया कि जिनपिंग अपने घर में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहा जिसके लिए वो G20 जैसे बड़े इवेंट को मिस कर दे। चीन ने जिनपिंग के नहीं आने की वजह भी क्लियर नहीं की। जिनपिंग ने अपनी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग को G20 में शामिल होने के लिए भेज दिया। अब आपको भी लग रहा होगा कि चीन ने जिनपिंग के न आने की कोई वजह नहीं बताई। जिनपिंग घर में कोई तोप काम कर भी नहीं रहे, कोई तोप चला भी नहीं रहे, तो फिर जिनपिंग G20 से दूर क्यों रहे? मोटे तौर पर इसकी 4 वजह मानी जा रही है। पहली वजह, हाल ही में चीन ने अपना नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के कई इलाकों को उसने अपना बताया। इस मामले में भारत ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल से कड़ा विरोध जताया। इससे पहले भी भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे। चूंकि इवेंट भारत में है, इसलिए जिनपिंग को यह डर होगा कि कहीं मेजबानी का इस्तेमाल करते हुए भारत चीन का कड़ा विरोध न कर दे। दूसरी वजह, G20 में 10 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके चीन से संबंध अच्छे नहीं। ऐसी परिस्थिति में चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो ऐसे माहौल में फंस जाए कि उसे सब घेर कर कोसना शुरू कर दे। तीसरी वजह, चीन की अर्थव्यवस्था पहले से खराब है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे कंपनियां चीन छोड़कर भाग रही हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ध्वस्त है। बाढ़ बारिश से लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ऐसे हालात में जब चीन के अंदर खुद ही लोग जिनपिंग से परेशान हैं, पूरे देश में अविश्वास की भावना बढ़ गई है, तो उस वक्त में जिनपिंग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी ग्लोबल बेइज्जती हो और उनकी इमेज पर कहीं से भी कोई बुरा असर पड़े। चौथी वजह, G20 में अमेरिका, यूके और भारत ऐसे 3 ताकतवर देश दिल्ली में एक साथ मौजूद रहेंगे जिन्होंने चीन के खिलाफ पिछले 3 सालों से अपना ऑल आउट गेम शुरू कर रखा। इसलिए जिनपिंग खुद नहीं चाहेंगे कि ये 3 वर्सेस 1 के गेम को ग्लोबल मंच पर फेस करना पड़े। एक तरफ G20 में बड़े बड़े देशों के नेता भारत में, पूरी दुनिया भारत में इस ग्लोबल इवेंट पर नजर बनाए हुए है। दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है। दूसरी तरफ अपने राहुल गांधी जी हैं जो यूरोप में जाकर भी लोकतंत्र खतरे में है वाली थ्योरी बेच रहे हैं। राहुल गांधी अभी यूरोप टूर पर हैं। वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन की तारीफ कर दी। सुन लीजिए भाई साहब को। No. I've been saying in all my meetings that it is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, right? And they are putting on the table the idea of the Belt and Road. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. And this is something I told the people yesterday in the External Affairs office. But I don't see an alternative vision coming from our side. That vision requires a vision for production in a democratic environment. What the Chinese have basically shown. चीन के में बहुत कुछ अच्छा दिखना, भारत में कुछ भी अच्छा ना दिखना, इस देश में कुछ लोगों के लिए ये समस्या 2014 के बाद से बनी हुई। कुछ नहीं किया जा सकता।